उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर चचा शिवपाल यादव आजकल कहाँ गायब हैं? बदायूं जहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया, क्या वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? और एक और बड़ा नाम यादव परिवार से धर्मेंद्र यादव, जिनको कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, वो वहां एक्टिव नजर नहीं आ रहे। तो क्या चल रहा है समाजवादी परिवार के अंदर, आज आपको ये बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें कहाँ खटपट आ रही है। क्या कांग्रेस को खुद के प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर डोरे डाल रही है जिनको लेकर अखिलेश यादव आशंकित रहते हैं? तो इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि सपा और कांग्रेस की समन्वय बैठक में क्या हुआ। साथ ही विधान परिषद चुनाव के नामांकन हुए, वहां बड़ी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। सीएम योगी आदित्यनाथ राजभर के बारे में बोल रहे थे, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में, कि इनकी तस्वीर हंसते हुए लीजिए भाई। तो क्या कुछ हुआ वहां पर? संजय निषाद क्यों नजर नहीं आए वहां पर? इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बीजेपी की अगली लिस्ट कब आने वाली है। क्या कुछ और नाम हैं जिनके बारे में हमें पता चला है कि वो फाइनल हो गए हैं या फाइनल हो सकते हैं? सभी पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी लखनऊ से पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार भाई। सर, शुरुआत जो है चचा से कर लेते हैं, शिवपाल सिंह यादव से, कि भाई क्या मामला है? बड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं बदायूं की चचा आएंगे, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देंगे, चुनाव एकदम करीब आ गया है, प्रत्याशी घोषित हुए उनको काफ़ी वक्त हो गया, मगर लोग बता रहे हैं वो वहाँ पहुँचे नहीं हैं। बताया जा रहा है उनके बेटे आदित्य को पहुँचना था, वो भी नहीं पहुँच पाए हैं। कहाँ मामला फंसा है? देखिए, मुझे याद है और आपको भी याद होगा, जब रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उसी दिन शाम को समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। ये बात मुझे लगता है 20 फरवरी की रही होगी। और जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की थी ना, उसमें बदायूं के आगे शिवपाल यादव लिखा हुआ था और स्टार लगा हुआ था। कुछ लोगों को समझ ही नहीं पाया कि स्टार का मतलब क्या है, क्योंकि उसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा गया था। बाद में बताया गया क्योंकि टिकट बदला गया तो वहां स्टार लिखा हुआ था। पहली लिस्ट जो आई थी समाजवादी पार्टी से, उसमें बदायूं से जो पहले भी 2 बार के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव, उनको समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। वहां बीजेपी से पिछली बार संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी अखिलेश यादव के राइट हैंड हो चुके थे, उनके सब कुछ कहे जाते थे, उनकी बिटिया है संघमित्रा मौर्य। तो ये हुआ कि शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। लोग ये मानकर चल रहे थे, समाजवादी पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। बाहर की जब मैं बात करता हूं तो बीजेपी के लोग भी मान रहे थे कि शिवपाल चचा के आ जाने से बदायूं के चुनावी मैदान में मुकाबला बड़ा टफ हो जाएगा। कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार हो, संघमित्रा मौर्य हो या कोई और भी हो, भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं किया है कि यहाँ से कौन लड़ेगा, संघमित्रा लड़ेंगी या उसके बदले कोई और लड़ेगा। 20 फरवरी को टिकट का ऐलान हुआ। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 11 तारीख है, यानी कम से कम 20 दिन हो गए हैं, और जिनको चुनाव लड़ना है वो वहां पे एक बार भी नहीं पहुंचे। जबकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके टिकटों का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी जनसंपर्क अभियान पर निकले हुए। ऐसे लोगों की तस्वीरें और वीडियो आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया में। तो आखिर क्या हो गया शिवपाल चचा को कि वो बदायूं जा ही नहीं रहे? बदायूं से उन्होंने तौबा कर ली है। 2 बार उनके कार्यक्रम बने, एक बार नहीं 2 बार उनका कार्यक्रम जारी हुआ। वहां समाजवादी पार्टी के समर्थक सब तैयार भी थे कि आएंगे चचा तो जनसंपर्क करेंगे, हम सब लोग उनके साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। चचा तो चचा लखनऊ में अड़े रहे, डटे रहे। हुआ कि चचा नहीं तो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके बेटे आदित्य यादव जाने वाले हैं। उनका भी कार्यक्रम बना, आज उन्हें जाना भी था, पता लगा आदित्य यादव भी नहीं जा रहे हैं। आखिर न जाने के पीछे क्या है? दूसरी बात, जिनको पहले टिकट मिला था धर्मेंद्र यादव, जो चचा के भतीजे ही हुए, जैसे अखिलेश यादव चचा के भतीजे हैं, उनको मैनपुरी माफ करिएगा, उनको कन्नौज और आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी। और वो इटावा में ही सफाई में डटे हुए हैं, वहां से बिल्कुल अंगद की तरह वहां डटे हुए, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। उनकी कई सारी फोटो आप देख भी रहे होंगे सफाई में जो कार्यक्रम होते हैं उसके। तो मामला क्या है? मामला ये है कि जब समाजवादी पार्टी की बहुत पहले एक बार बैठक हुई थी और चर्चा हो रही थी कौन कहां से लड़ेगा, तभी चचा ने अखिलेश यादव के सामने कह दिया था कि मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। उनके मन में थोड़ी बहुत इच्छा अगर कहीं से चुनाव लड़ने की थी तो वो थी आजमगढ़ से, और इसीलिए वो 1-2 बार आजमगढ़ चले भी गए थे। समाजवादी पार्टी की कुछ सीनियर लीडर से उन्होंने मुलाकात भी कर ली थी, लेकिन चचा के माथे पर बांध दिया गया बदायूं का टिकट, और चचा वहां से चुनाव लड़ने के मूड में कतई नहीं है। और उसके पीछे वजह भी बताई जा रही है कि बदायूं से कभी उनका कोई सरोकार नहीं रहा, वहां कभी वो गए नहीं। मतलब ऐसे
जाते तो पूरे यूपी में रहे, लेकिन कोई उनका उस तरीके से बेस नहीं है, कोई उन्होंने अपना एक जनसंपर्क नहीं बनाया जहां से वो चुनाव लड़े, तो चचा हिचक रहे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर चचा ये बात कैसे कहें? पार्टी के अंदर जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें भी उन्होंने ये बात कही। चचा के बारे में कहा जा रहा है कि चचा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जिसको कहते हैं कैटरेक्ट। पर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुए तो 8-10 दिन हो गए, 4 घंटे में 2 घंटे में आदमी अस्पताल से बाहर निकल आता है। समाजवादी पार्टी के जो पार्टी के नेताओं की बैठक होती है उसमें भी चचा मौजूद रहते हैं, कहीं जाना हो शादी ब्याह में तब भी चचा मौजूद रहते हैं। ये सब कार्यक्रम तो चचा अटेंड कर रहे हैं, लेकिन चचा बदायूं के कार्यक्रम अटेंड करने को तैयार नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ जी, कि समाजवादी पार्टी से विधान परिषद के लिए जो हो रहा था ना, कि भाई बलराम यादव को पहले कहा गया था, बाद में कि नहीं उनकी जगह आलोक शाक्य को दिया जाएगा, जो मैनपुरी से पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। चचा ने ही जिद करके बलराम यादव को दिलवाया, मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लेकिन चचा बदायूं जाने को तैयार नहीं है। चचा ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, हमारी वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। वो जसवंत नगर से विधायक है, विधायक रहना चाहते हैं, उनको लखनऊ की पॉलिटिक्स तो अच्छी लगती है, दिल्ली की पॉलिटिक्स वो कहते हैं भाई ये मेरे बूते की नहीं है। अब आखिर फंस गए हैं अखिलेश यादव कि वो करे तो क्या करे। क्या धर्मेंद्र यादव की फिर से वापसी हो सकती है बदायूं से? अभी इस पर फैसला अखिलेश यादव को करना है, लेकिन चचा के इस बदायूं के न जाने के फैसले से यह मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है कि आखिर बदायूं में क्या होगा। बिल्कुल, तो परिवार में थोड़ा सा रस्साकसी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। रस्साकसी थोड़ी सी हम देख रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जो यूपी में बना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, इनकी एक समन्वय बैठक थी, उसमें क्या कुछ हुआ पंकज जी वो बताइए। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो 17 सीटें मांगी थी वहाँ पर उन्होंने हर सीट पर अपने प्रत्याशी लगभग समाजवादी पार्टी को बताया था कि ये बड़े नाम लड़ेंगे, मगर वो ज़्यादातर लोग इधर उधर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। इसी स्थिति में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोगों पर डोरे डाल रहे हैं। ये क्या कहानी है, क्या चल रहा है, क्या नाराजगी है अखिलेश यादव की? देखिए, गठबंधन तो हो गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, आप जानते हैं यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर, और 17 सीटों पर बात भी बन गई है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है। अब कल की बात बताऊं, जब कल अविनाश पांडे जो कांग्रेस के यूपी प्रभारी हैं गए अखिलेश यादव से मिलने के लिए, और बाहर निकलकर जब आए और मीडिया वालों ने उनको रोका और टोका कि भाई बाइक जो लेते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आ जाती तो बड़ा अच्छा होता। भाई गठबंधन आपका अखिलेश यादव से है, बाहर निकल के अब मायावती से अपील करती है, उन मायावती से अपील करती है जो हर 10 दिन 15 दिन पे बोल देती है कि मैं अकेले चुनाव ही लड़ूंगी, मैं उस फैसले पर अटल हूं। तो फिर ये बात क्यों बार बार घुमाई जाती है? तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये बात तो चुभेगी। कल जब अविनाश पांडे गए थे अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी ऑफिस में, तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि भाई आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए, आप लोग आखिर चाहते क्या हो। जितने भी लोग मुझे भला बुरा कहते हैं आप उन्हीं के साथ देखते हैं। उससे पहले वो गए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य से मिल लिए थे। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि अखिलेश यादव की हैसियत क्या है जो मुझे वो कुछ बना देंगे। ये तो मैं जब इनके आया तो 43 से 112 विधायक पहुंच गए, वो हमें क्या दे सकते हैं। और फिर आप उन्हीं के साथ चले जाते हैं और वो कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। भाई किस हैसियत से समर्थन करेंगे? कुछ लोग जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ा दिया जाए। अब वो किस झंडे और बैनर से लड़ेंगे ये नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे प्रयागराज की सीट है, अब प्रयागराज की सीट कांग्रेस ने ले ली थी अनुग्रह नारायण सिंह के लिए। अनुग्रह नारायण सिंह पुराने नेता है, विधायक भी रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में नहीं है, उनकी तबियत उतनी ठीक नहीं रहती कि चुनाव लड़ ले। अब वो चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रयागराज में फिट कर दे। तो ये सारी बातें अखिलेश यादव को बहुत चुभ रही थी। इसीलिए आज क्या हुआ, आज एक समन्वय बैठक हुई, उसमें जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं उन सभी 17 लोकसभा सीटों से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी में बुलाया गया। कांग्रेस से आराधना मिश्र मोना जो विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बुलाया गया, सबसे परिचय कराया गया और कहा गया कि आप सब लोग मिलकर हर लोकसभा सीट पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए। उस हिसाब से बूथ प्रबंधन से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर ज्वाइंट रैली तक इस पर चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा आप भी कह रहे थे, और ये सबको पता है कि लोगों ने जो सीट ली ना, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, वो अपने अपने बड़े नेताओं को एडजस्ट करने के लिए आसे, ये नहीं कि इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का बेस वोट है, बहुत मजबूत है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का बेस वोट आज की तारीख में तो 0 है। रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उसकी हालत भी आप देख रहे हैं।
आप एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, महाराजगंज, ये सीट ली गई थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र के लिए। सुप्रिया श्रीनेत्र ने बीच में जब डायलॉग चल रहा था सीटों के तालमेल को लेकर, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा मुझे नहीं लड़ना है चुनाव। फिर उनके जो दूसरे विधायक हैं कांग्रेस के, दो ही विधायक हैं, दूसरे वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज से, उनके माथे पर टिकट फोड़ दिया गया कि आप ही चुनाव लड़ लो। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं क्यों लड़ लूं, कोई मैंने तो कहा नहीं था। अंत में आकर के गेंद में गिरे कौन? तो अमरमणि त्रिपाठी, जो अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं, पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, अब उनके ऊपर दे दिया गया महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब सीटों के बंटवारे पर आखिरी सहमति बनी थी, तो वो आखिरी सीट जो एक्सचेंज में ले ली थी कांग्रेस ने, वो थी सीतापुर की। जी। सीतापुर से बीजेपी के राजेश वर्मा उम्मीदवार हैं, वही निवर्तमान सांसद भी हैं। जी। अब समाजवादी पार्टी ने सोचा था, कांग्रेस ने सोचा था किसको लड़ाना है, वो एक राकेश राठौर को लड़ाने की बात हो रही थी, उन्होंने भी एक तरीके से मना कर दिया। नकुल दुबे जो पहले वहां से पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीएसपी से लड़े थे, उन्होंने भी कहा भैया मुझे नहीं जाना, वहां नहीं लड़ना है। तो दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। एक रामलाल राही बहुत पुराने नेता हुआ करते थे, तो वह उनके परिवार से किसी को लड़ा दे, उन्होंने कहा भैया हम कहां से लड़ेंगे, पैसा कौड़ी कहां से आएगा, बात वहां भी खत्म हो गई। अब जो तय हुआ है आज, जो मैंने सुना है, जो मुझे पता चला है कि सीतापुर के समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने लिख कर दिया, लखीमपुर के रहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के नेता, 2014 में उन्हें सीतापुर से टिकट मिल रहा था, बाद में कट गया, एक पंडित जी को मिल गया, तो धनंजय उपाध्याय नाम है उनका। 3 विधायकों ने उनके नाम की सिफारिश की अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने धनंजय उपाध्याय को कहा कि भैया ऐसा करो, आप ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है और आप वहां से लड़ लो। अब अजय राय को ये बात बता दी गई कि आपके पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, आप एक काम करिए, हमारे आदमी को ले लीजिए, इनको आप ज्वाइन करा लीजिए। जबकि दोनों ही पार्टियों के बीच में समझौता हुआ कि हम एक दूसरे के नेताओं की तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इसी आधार पर लखीमपुर वाले रवि वर्मा का मामला फंसा था, आप याद करिए कि लखीमपुर हम किसी सूरत में सीट देंगे ही नहीं, क्योंकि रवि वर्मा को आप लेकर अपने पार्टी में आ गए थे और अखिलेश यादव को उन्होंने छोड़ते छोड़ते पार्टी भला बुरा कहा था। तो समन्वय समिति बन गई, 7 चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, बूथ बनाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे, सब हो रहा है, या कैंडिडेट तो तय हो जाए। जो 17 सीटें ले ली कांग्रेस ने, उसके लिए भी ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, उम्मीदवारी से एक और चुनाव आज जिसके लिए नामांकन हुआ, जिस पर पंकज जी आखिरी एपिसोड हमने चर्चा भी की थी कि बीजेपी की जो लिस्ट आनी है विधान परिषद चुनाव को लेकर वो कहाँ है, तो वो लिस्ट आ गई और आज नामांकन भी हो गया। नामांकन हुआ तो बड़े दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जिसमें सीएम योगी बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए कि भाई इनकी जरा मुस्कुराते हुए फोटो लो, और उस पूरी जो बैठकी थी उस पर संजय निषाद नज़र नहीं आए, उसी तरीके जैसे कि राजभर नज़र नहीं आए थे पिछले चुनाव के वक्त। तो क्या सीन रहा, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, जब भी इस तरह के मौके होते हैं ना, राज्यसभा का, विधान परिषद का, एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, तो मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम सब दल बल के साथ मौजूद रहते हैं, वो शक्ति प्रदर्शन जैसा होता है। तो आज 7 तो बीजेपी के थे और 3 उनके सहयोगी दलों के। कहीं से भी चर्चा नहीं थी कि ओम प्रकाश राजभर को भी कोटे में एक एमएलसी की सीट मिल जाएगी, क्योंकि उनके 6 विधायक हैं, एक अब्बास अंसारी जेल में है और 5वें जो जगदीश नारायण राय थे, उन्होंने पिछले राज्यसभा चुनाव में लंगड़ी मार दी थी, उन्होंने तो अपना वोट ही खराब कर लिया था। तो प्रैक्टिकली देखें तो 4 विधायक हैं, उसके आधार पर उनको एमएलसी मिल गई। तो संजय निषाद भी ये मांग रहे थे, कहीं किससे आप जानते हैं, मीडिया में बयान दे रहे थे, मांगा कि उन्होंने नहीं मांगा या कह रहे थे, लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि अगर राजभर जी को मिल जाए तो हमें मिल जाए, और क्यों नहीं भाई, 6 विधायक उनके पास भी हैं और 6 विधायक ओम प्रकाश राजभर के पास भी। तो ओम प्रकाश राजभर को एक एमएलसी की सीट मिल गई। और जैसा हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले भी जब आपसे बात हुई थी, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, उनके 2 बेटे हैं, अरविंद राजभर जो घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे राजभर की सीट से टिकट पर, और एक छोटे बेटे जो ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, अरुण राजभर। सब मानकर ये चल रहे थे कि अरुण राजभर एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सरप्राइज दिया ओम प्रकाश, चौंका दिया आज राजभर साहब ने। बिल्कुल, और ये बात उन्होंने मुझे 4-5 दिन पहले कही थी कि देखिएगा, मैं किसी धन बल वाले और कुबेर को मैं नहीं देने वाला, जबकि मुझे पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा कई बड़े लोग जो कुछ भी पैसा खर्च करने को तैयार थे, क्योंकि आपको टिकट मिलना मतलब एमएलसी बनने की गारंटी है, 6 साल तक आप विधान परिषद के सदस्य रहेंगे और सत्ता पक्ष के। तो लोग बहुत लगे हुए थे, यही बात ओम प्रकाश राजभर को ही पता है, लेकिन उन्होंने अपने एक पुराने कार्यकर्ता, जिनकी जो पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2002 में बनी, उसी के एक सामान्य कार्यकर्ता मऊ के रहने वाले बिच्छे लाल राजभर को टिकट दे दिया। आज उसी वक्त बड़ा दृश्य था जो आप कह रहे थे ना, कि सेंट्रल हॉल में जब वो नामांकन करने जाते हैं विधान सभा के अधिकारियों के सामने में,
उस वक्त मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे कि भाई इनकी फोटो लीजिएगा हंसते हुए। ये सारा मामला जो वो उन्होंने कहा था ना कि आप पीला गमछा पहन कर किसी थाने में पहुंच जाना, तुम्हारी जी सुन ली जाएगी, जी। तो उससे थोड़ा सा मूड को हल्का करने के लिए एक चौंकाने वाली बात जो आज दिखी विधान परिषद में कि संजय निषाद नजर नहीं आए। पिछली बार याद करिए राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, मतदान खत्म हो गया कि बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीत गए इंक्लूडिंग संजय सेठ, तो अचानक से योगी जी पहुंचे थे, तब वहां भी सेंट्रल हॉल में बैठे थे योगी जी, तब सारे सहयोगी दल के नेता संजय निषाद भी दिख रहे थे, आशीष पटेल भी दिख रहे थे, आरएलडी के सारे नेता थे वहां पर, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गायब थे। और आज जब नामांकन हो रहा था तो आज संजय निषाद गायब रहे थे। लेकिन दिलचस्प रहा, और मतलब आखिरी तारीख आज ही है नामांकन की, तो अगर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आता है तो ये 13 के 13 निर्विरोध चुने जाएंगे, 3 सहयोगी दल के, 7 बीजेपी कोटे के और 3 समाजवादी पार्टी के, यानी चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। जी, राज्यसभा चुनाव जैसा नहीं होगा, शांतिपूर्वक सभी विधायक एमएलसी जो बनने हैं वो चुन लिए जाएंगे और इधर का उधर, उधर के इधर वोटिंग क्रॉस वोटिंग चीजें नहीं होंगी, ऐसा मान के चला जा सकता है फिलहाल। हाँ, बिल्कुल, अखिलेश यादव का टेंशन थोड़ा खत्म हो गया, वरना फिर रहता कि सब पर नजर डालो कौन कहाँ इधर उधर कर रहा है। जी, टेंशन। मगर बीजेपी के प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी है, जो उम्मीदवारी अपनी दर्ज करा रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगवा रहे हैं, उनकी टेंशन अभी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा कि बची हुई जो 24 सीटें हैं बीजेपी के हिस्से की, उन पर फाइनल मुहर किनके नामों पर लगेगी। क्या कुछ जानकारी पंकज जी, किसी सीट के बारे में कोई अंदर की बात पता चली तो बताइए। आपको पश्चिम के एक सांसद के बारे में बताना चाहूंगा, नाम लेना ठीक नहीं है, वहां एक बड़ा मशहूर यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा। और आप लोग उस हिसाब से समझ गए होंगे, और वहां से वो सांसद रहे हैं, 2 बार रहे हैं, और इस बार उनका होल्ड कर लिया गया। और स्मृति ईरानी के भी बड़े करीबी हैं, संजीव बालियान के साथ ज्यादा घूमते देखे जाते हैं जी। और उनका टिकट होल्ड हो गया है। वहां एक बड़ी कंपनी के मालिक भी रेस में आ गए हैं। वो जब मैं आज लखनऊ में 2-3 बीजेपी के नेताओं के साथ बैठा था, अभी मुझे इसे महज संयोग कह लीजिए कि उनमें से 3 नेताओं के साथ बैठा था, 2 के पास उनके फोन आए जी। और ये तीनों नेता बीजेपी कोर कमेटी के मेंबर हैं। वो इन तीनों नेताओं से जानना चाह रहे थे कि मेरा वाले का क्या हुआ। उन 3 नेताओं ने कहा, भैया हमारे पास कोई जानकारी नहीं, जो है वो दिल्ली को पता है, हमें जो करना था कर लिया, अब इसके आगे हमारी कोई बस नहीं है जी। तो हालत ये है कि जो सीटें छूट गई हैं, जो 24 सीटें हैं और जो होल्ड पर हैं, जिनका फैसला नहीं हो पाए, बड़ी सब बहुत वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह, मिलेगा नहीं मिलेगा, सब अपनी अपनी जो उनके पिलर्स हैं, जहां जहां उनको गणेश परिक्रमा करनी थी कर चुके हैं जी। लेकिन 2 सीटों के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। एक तो जो पीलीभीत का मामला है, और पीलीभीत को लोग आजकल वरुण गांधी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, वरुण गांधी के बारे में तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो 3 सर्वे गए हैं, उन तीनों सर्वे में वरुण गांधी बहुत आगे हैं। उनके आसपास जो दूसरे और तीसरे नंबर पे पैनल में लोग हैं, उनसे बहुत पीछे हैं। और ये सिर्फ एक सर्वे की बात नहीं है, ये तीनों सर्वे की बात है। और पीलीभीत में कोई ऐसा टिकट का दावेदार भी नहीं है जो दूसरे और तीसरे और चौथे लोग जो हैं, वो ऐसे दावेदार नहीं है जो पीलीभीत में आराम से चुनाव जीत सके। ठीक है, सामाजिक समीकरण अच्छा है, बीजेपी मजबूत हालत में है, लेकिन एक उम्मीदवार के पास भी अपना मामला होता है, और ये बात हम सब भी जानते हैं। पार्टी का अपना बेस है, लेकिन उम्मीदवार अगर बेहतर हो तो जीत आसान हो जाती है। लेकिन उम्मीदवार थोड़ा भी फीका पड़ गया, 19 पड़ गया, तो फिर मामला भी, रिजल्ट भी 19 ही हो जाता है। उस लिहाज से देखेगा, सर्वे के लिहाज से, और जैसा वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से खामोशी ओढ़े हुए हैं, यानी इससे पहले कई मुद्दों पर आपने देखा वरुण गांधी की लाइन पार्टी की लाइन से अलग रही है। कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। वो पीलीभीत जाते भी हैं तो चुनाव प्रचार करके निकल जा रहे हैं, कोई भाषण उन्होंने नहीं दे रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या उन्हें इस बात का मैसेज दिया गया है कि आप वहां जाइए, अपना चुनाव प्रचार करते रहिए, आपको शांति बनाए रखनी है? मतलब एक अघोषित चुप्पी है। और जो सर्वे के नतीजे हैं वो बताते हैं कि वरुण गांधी का विकेट बड़ा मजबूत है। फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अगर कोई विकल्प नहीं मिला पार्टी को, तो वरुण गांधी के नाम पर मुहर लग सकती है। याद करिए सौरभ जी कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनके टिकट का ऐलान बिल्कुल आखिर में हुआ था। इस बार भी हो सकता है कि आज की बैठक में उनका फैसला ना हो, कल जो उम्मीदवारी का टिकटों का ऐलान होगा उसमें ना हो, बिल्कुल फ्रैग एंड में हो उनका।
लेकिन जो पहले और दूसरे फेज में जहां पिछली बार यूपी में चुनाव हुए थे, उसमें से कुछ सीटों पर आज ऐलान हो सकता है। जैसा वरुण का मामला है वैसा ही मेनका गांधी का भी बताया जा रहा है। सुल्तानपुर से कई लोग दावेदार हैं। राजेश्वर सिंह जो हैं वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब बात मीडिया में नहीं कहे हैं, लेकिन पार्टी की बैठकों में जिनसे मिलने जाते हैं, जो लोग टिकट तय करते हैं, उनसे वो अपने मन की बात कह चुके हैं। है तो वो लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक, लेकिन वो चाहते हैं चुनाव लड़ना सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर उनका पैतृक घर है। मनोज पांडे तक के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी आजमाया जा सकता है सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर में एक बड़ी बात है कि वहां ठाकुर और पंडित, इनका भी मामला खूब चलता है कि पिछले कई चुनावों का इतिहास रहा है। मेनका गांधी इन दोनों के पचड़े से बिल्कुल एक अलग उम्मीदवार है। न ठाकुर और पंडित के झगड़े वाली से बिल्कुल अलग उनका उम्मीदवारी है। संघ और बीजेपी के छोटे से बड़े कार्यक्रमों में जाती है। जो सर्वे आए हैं, तीनों सर्वे, उसमें भी मेनका गांधी बहुत आगे है। तो अगर सर्वे के हिसाब से उम्मीदवार तय होते हैं तो यकीन मानिए इन दोनों की, माँ बेटे की, यानी मेनका और वरुण की दावेदारी बहुत मजबूत कही जा सकती है। इनको आप रेस से बाहर तो कतई नहीं कह सकते। बिल्कुल। क्या कब तक उम्मीद की जाए पंकज जी लिस्ट आने की अगली? देखिए, अब तो परंपरा भी नहीं रही है कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक होगी और फिर चुनाव समिति में जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और आज चुनाव समिति की बैठक होनी है। मुझे लगता है उसमें चर्चा होगी और शायद यूपी से भी कुछ नाम लिए जाए, भले ही उसका ऐलान आज ना हो, बाद में। बिल्कुल। तो सभी को इंतजार है कि कब लिस्ट आएगी अगली और उनकी दावेदारी पक्की हो जाएगी। जनता को भी इंतजार है कि उनके क्षेत्र में कौन नेताजी अगले होने वाले हैं, कौन सांसद जी होने वाले हैं जो जाकर संसद में कानून बनाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेकर जो कानून और दांव पेच चल रहे हैं वो लगातार आप तक हम जानकारी पहुंचाते ही रहते हैं और पहुंचाते रहेंगे पंकज जी के जरिए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बाकी आपने आपको बताया आज विस्तार से कि शिवपाल यादव चचा क्या चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, धर्मेंद्र यादव का पेच कहां फंसा है। इसके अलावा कांग्रेस और सपा के बीच समन्वय क्या बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, ये समझाने की कोशिश की विधान परिषद चुनाव में क्या हुआ। ऐसे ही सारे अपडेट्स उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।